काठमांडू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच आखिरकार मुलाकात हुई, हाथ भी मिलाए गए, बातचीत भी हुई। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल भारत और तमाम सार्क देशों के सामने खड़ा है, क्या पाकिस्तान वाकई में सार्क में दोस्ती चाहता है? क्या पाकिस्तान चाहता है कि सार्क देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते दिखाई दे? क्या पाकिस्तान चाहता है कि सार्क विफल हो जाए? जी हां, क्या पाकिस्तान सार्क के लिए बैड बॉय बनता दिखाई दे रहा है? क्या पाकिस्तान बार बार अपनी नाक ऊंची रखने के लिए तमाम देशों के ऊपर इस तरीके की शर्त लाता दिखाई देता है कि सार्क नाकाम होता दिखाई दे? अगर ऐसा नहीं है तो भारत का यह प्रस्ताव कि सड़क के जरिए सार्क देशों के बीच में चीजें बेहतर हो, क्यों उसे पारित करने में पाकिस्तान पैर पीछा खींचता रहा? क्यों ऊर्जा के मामले में खास करके पनबिजली परियोजना से उत्पन्न बिजली के खरीद और बिक्री पर पाकिस्तान पैर पीछे खींचता रहा? और आखिरकार क्यों रेल नेटवर्क बनाए जाने को लेकर पाकिस्तान अपने पैर पीछे खींचता रहा? क्यों पाकिस्तान चाहता है कि चीन को सार्क में शामिल कर लिया जाए? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान न तो खेल खेलना चाहता है और न किसी को खेलने देना चाहता है। सार्क सम्मेलन का आखिरी दिन अचानक से एक ट्विस्ट आया। 2 दिन तक नाराजगी का नकाब ओढ़े पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का मूड बदला और उन्होंने न सिर्फ मोदी और सुषमा स्वराज से मुलाकात की, बल्कि अपने आखिरी भाषण के वक्त मोदी से मुस्कुराते हुए हाथ भी मिलाया। खबरें आई कि नमो और नवाज के बीच जमी बर्फ को पिघलाने का काम नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने किया। दुनिया को लगा कि देर से ही सही, लेकिन सब दुरुस्त हो गया। लेकिन अगर इन 3 दिनों की तासीर को समझा जाए तो सामने आता है कि अपनी जिद और कमजोरी छिपाते हुए नवाज की ये तथाकथित शराफत पूरे सार्क समिट का एजेंडा खाक कर गई। सार्क समिट के आखिरी दिन सिर्फ एक ही समझौता हकीकत की शक्ल ले पाया। पाकिस्तान और भारत समेत सभी सार्क देशों ने ऊर्जा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर करे, लेकिन ऊर्जा समझौते से कहीं ज्यादा अहम समझौते पाकिस्तान की जिद की जद में आकर खो गए। इन समझौतों में सबसे ज्यादा अहमियत थी सार्क देशों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की। भारत ने सार्क सम्मेलन के दौरान दक्षेण देशों के बीच रोड और रेल नेटवर्क बेहतर बनाने का प्रस्ताव रखा था। Today, goods travel from one Punjab to another Punjab through Delhi, Mumbai, Dubai and Karachi, making the journey 11 times longer and the cost 4 times more. India too has its share of responsibility because of our size and location. I know that many of your goods too have to do a parikrama of India to reach their destination. श्रीलंकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अपने आंतरिक मसलों को बिना बताकर इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। सवाल भी उठे, क्या पाकिस्तान के पास इन समझौतों को नहीं मानने के पीछे कोई ठोस वजह थी, या सिर्फ हिंदुस्तान और मोदी की मुखालफत करने के लिए पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा? जब नवाज शरीफ से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो खामोश रहे। आतंकवाद दक्षिण एशिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। मोदी ने नेपाल में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन नवाज शरीफ ने आतंक का जिक्र करने की जहमत तक नहीं उठाई। पाक की ये कदम उसके इरादे जाहिर करते हैं। पाकिस्तान सार्क में पहुंचा तो एक सदस्य बनकर, लेकिन उसका एजेंडा मानो वही पुराना काठमांडू में भी हावी दिखा, जो है किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का विरोध करना। 26 तारीख की बेरुखी के बाद जब धुलीखेल के खूबसूरत रिजॉर्ट में दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक दूसरे से मिलने में हिचक रहे थे, तब नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला की पहल पर ग्रुप के तौर पर बैठे और उसके बाद इस 3 घंटे की मुलाकात में वो कितनी बार बैठे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई मसलों पर बात हुई और उस मसले का हल निकला। सार्क को मिला एक एनर्जी समझौता। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, काठमांडू।
यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सार्क सम्मेलन के औचित्य को बनाए रखने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिली और आज सार्क सम्मेलन में सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान बनता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पूर्व राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जनरल मलिक, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सार्क सम्मेलन की सार्थकता पर पाकिस्तान के रवैये से जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान को दरअसल क्या मिल रहा है कि सार्क देशों में सड़क और रेल परियोजनाओं पर वो अड़ंगा लगाता दिखाई देता है, आतंकवाद के मसले पर कोई ठोस पहल आगे होने नहीं देना चाहता है और यहां तक चाहता है कि किसी भी कीमत पर चाइना को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है, खासकर इंडिया पॉलिसी के बारे में, जितना कि पाकिस्तान आर्मी का है और जो दबाव वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे लश्कर तायबा और बाकी और ग्रुप्स जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर जी। और पाकिस्तान आर्मी की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो स्ट्रेटेजिक पैरिटी इंडिया के साथ में दिखाए, चाहे उसकी इकोनॉमी हमारे से 10 गुना शायद कम है या पॉपुलेशन इतनी कम है। आफ्टर ऑल सार्क के जो पॉपुलेशन है उसमें 75% तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पाकिस्तान को एक सक्रिय रोल सार्क में नहीं होने देते और वो हमेशा सार्क जो है कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का जो हमेशा कोशिश रही है कि वो विफल हो जाए। और जितने भी दुनिया में ऐसे एसोसिएशन हैं आप देखेंगे सबसे कम सक्रिय सार्क रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस में रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल मुखर्जी साहब, सबसे अहम मुद्दा ये है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखा भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दो ऐसे लोग हैं जिनके आसपास कहीं कुछ भी नहीं है। लगा भी नहीं कि 6 महीने पहले मोदी जी से हाथ मिला रहे थे नवाज शरीफ। लेकिन आज नेपाल के प्रधानमंत्री की वजह से कम बातचीत शुरू हुई। क्या आपको लगता है कि आज भारत को बातचीत करने का ये माहौल भी बनाना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि दरअसल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि कुछ एक सालों के लिए उसका बहिष्कार कर दिया जाए? जी, मैं नम्रता से यही कहूंगा कि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, ये द वर्ड स्ट्रक्चर्ड बार बार यूज हो रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूं जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रधानमंत्री का कोई सवाल पहले से ही नहीं था। ये जो लोग ये सार्क समिट्स और बायलैटरल रिलेशंस के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये सभी जानते थे कि ये प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट सेशन में है, जबकि उन्होंने भारतवर्ष ने साफ कह दिया है कि बातचीत और मीनिंगफुल डायलॉग और एक तरफ और दूसरी तरफ गोलियां बरसाना, हमारे अलगावादियों से मिलना, प्रोवोकेशंस करना, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते जी। इस बैकग्राउंड में हमारे प्रधानमंत्री को एक डायलॉग एक्सेप्ट करना सार्क के साइडलाइंस पे, इसका कोई संभावना नहीं था और नहीं हुआ जी। अब बात यह रही कि इधर उधर रिट्रीट में प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुए या 2-4 बातें भी हो गई, वो दूसरी बात है। जब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट करते हैं बातें होती हैं जी। लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग ना होना था, न हुआ, ये सही चीज है। क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दे हैं बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं और ये साइडलाइन में 2-4 गवर्नमेंट भी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इतना हमें समझा दीजिए कि जो अनदेखी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने की थी, क्या ये अपने आप में सामान्य है? क्या इस पर हिंदुस्तान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की मेरे ख्याल या इंटरप्रेट करने में हम थोड़ा गलत रास्ते पे जा सकते हैं जी। पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, हॉस्टिलिटी है जी। और उनके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जहां तक हो सके प्लेजेंट्रीज मेंटेन करते हैं जहां बाहर कहीं मिले जी। लेकिन ये अगर इन दोनों के मुंह में तनाव जो आप देख रहे हैं था, अगर उसको इंटरप्रेट करना ही है तो ये तनाव वही रिफ्लेक्ट करता है जो पाकिस्तान और भारत में आज के रिलेशंस हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं कहूंगा कि जो सिग्नल्स भारतवर्ष के तरफ से निकले थे जी। कि अगर पाकिस्तान ने चाहा कि कुछ शब्द हो जाएं उनके
प्रधानमंत्री के साथ, तो इनिशिएटिव वाज टू टेक कम फ्रॉम देम। हमने तो कोई हमें तो कोई कंपल्शन नहीं था। बिल्कुल, पाकिस्तान ने क्लियरली मना कर दिया था जब उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव हैज टू कम फ्रॉम इंडिया। उसका साफ माने था कि नहीं चाहिए हमें। नहीं, लेकिन शिवशंकर जी, जो जनमत है देश में, कम से कम उसे जरा हम एक अलग नजरिए से देखें। जाहिर सी बात है, कूटनीतिक नजरिए से जनमत नहीं चलती, लेकिन जाहिर सी बात है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन इस बीच जय नारायण व्यास जी, विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरती दिखाई देती। एक तरफ आप कहते हैं हम किसी तरह की बातचीत करेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जब दबाव पड़ता है तो आप बातचीत कर लेते हैं। एक ऐसा जनमत बनता दिखाई दे रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कम से कम राजनीतिक हलकों में बात किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर नहीं करनी चाहिए, वरना सबक नहीं सिखा पाएंगे पाकिस्तान को हम। आप मेरे से कह रहे हैं? नहीं, जय नारायण व्यास जी भारतीय जनता पार्टी से। ये आज की जो सरकार है जी, दबाव के तहत किसी से, देखिए, दबाव के तहत ये सरकार किसी के सामने झुक जाती है और बातचीत कर लेती है। ये तर्क जो इनका है वो बिल्कुल गलत है। न कहीं सरकार ने ऐसा किया है, न सरकार करने जा रही है। उल्टा सरकार ने ये बात स्पष्ट कही है पार्लियामेंट में और बाहर भी कि एक ओर से आप अच्छी अच्छी बातें करें और दूसरी ओर से इन्फिल्ट्रेशन और आतंकवादी प्रवृत्तियां, अलगाववादी प्रवृत्तियां जारी रखे, तो ये दोनों आपस में मिलकर नहीं चल सकती। और जब नवाज शरीफ ने खुद कहा कि अब भारत ने ही वार्ता बंद की थी, अब उनके पहलू में है उनको कब शुरू करना है, बॉल इज इन देयर कोर्ट, तो ये भी एक अच्छा जयनारायण जी, कि भारत ने बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस पर जरा स्पष्टीकरण इस बात का दे दीजिए के रखा है कि यही बात साफ साफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहती क्यों नहीं नजर आई काठमांडू में। विपक्ष जो आज आपको घेर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि हम बातचीत तो नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अभी देखिए तस्वीर क्या उभरती है, ऐसी अनिश्चित बात करने की विदेश मंत्री को क्या जरूरत थी। देखिए, कोई विदेश मंत्री या कोई राजनयिक ये बात वहां ले जाके नहीं छोड़ेगा जहां से वो कभी आगे न चल सके। और जो भी जेस्चर्स थे हमारे प्रधानमंत्री के वर्ताव और उनके जो नवाज शरीफ के साथ जिस तरह से पेश आए, वो जब देश के मुखिया इस तरह से पेश आते तो मैं नहीं मानता कि उनके विदेश मंत्री को इतने सारे शब्दों में कहने की जरूरत थी। तो उन्होंने जो विदेश मंत्री को कहना चाहिए, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, राजनयिक बात कहनी चाहिए, वो कही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जनरल मलिक टिप्पणी करना चाहते हैं। जनरल मलिक साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जी, जनरल मलिक साहब देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता कि हमको आपस में डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए जी। चाहे हमारे बहुत मतभेद हैं और बड़े बड़े मुद्दे हैं, कई सालों से नहीं उनको ठीक कर पा रहे हैं और लड़ाइयां भी होती हैं, और अभी भी आज के दिन भी आपने देखा कि क्या हो रहा है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। लेकिन डिप्लोमेसी का जो एक बड़ा प्रिंसिपल है कि वो हमेशा दरवाजे खोल के रखे और बातचीत से कभी घबराए नहीं। और वही मैं समझता हूं कि अपने जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी तो यही एक मैसेज दिया था जब उन्होंने सब सार्क कंट्रीज को बुलाकर अपने जब उनकी जब उन्होंने कसम उठाई थी भारत के प्रधानमंत्री समारोह के दौरान, तो वो एक अच्छा कदम था जी। हाँ, समारोह के मना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं करना मांगते हैं, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट होती है, उसको तो आगे रखना ही होता है। तो बातचीत से ठीक है, मैं समझता हूं वो उसमें कोई खराबी नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर मैसेज भी हमने भेज दिया है पाकिस्तान को, उनको ये भी बता दिया है कि हम आतंकवाद की जो बात है उसको हम सबसे आगे रखना मांगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये जो दबाव के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं उसको सही नहीं समझता हूं। ये विपक्ष का लगातार आरोप है और यही चीज मैंने अभी आप सबों के सामने रखी है। हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप सब हमारे साथ बने रहें। जनरल मलिक, उसके बाद ये सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये बात जनमानस में बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान ये बिल्कुल एक बैड बॉय की तरह बिहेव करता है, उसी तर्ज पर रहता है। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। जनरल मलिक, उसके बाद ये सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये बात जनमानस में बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान
ये बिल्कुल एक बैड बॉय की तरह बिहेव करता है, उसी तरीके उसी तर्ज पर रहता है। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। क्या सार्क को पूरे तरीके से बेकार करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान अपने रास्ते पर वापस आ सकता है? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष रिटायर्ड जनरल बीपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल मलिक, चीन को ऑब्जर्वर से हटाकर पूरे तरीके से सक्रिय सदस्य बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है पाकिस्तान सार्क में। इसका मकसद क्या है? भारत को साधना, अपना पक्ष मजबूत करना, या फिर यूं कि सार्क पर पूरी तरीके से छा जाना? जी, जो मैंने सुना है कि उनको पूरी तरह से मेंबरशिप बनाने की ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर उनको ज्यादा उसके बीच में हिस्सा लेने की बातचीत चल रही है और उसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जो इसके ऊपर देखेगी। और वो जो ऑब्जर्वर का जो उसको ज्यादा उनको ताकत देना, उनको बातचीत में लेके आना, वो भी सिर्फ डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर है, वो उनको पूरा मेंबरशिप के बारे में नहीं है जी। तो आप देखिए कि इस वक्त भी चाइना जो है उसका काफी बोलबाला है अपने बाकी सार्क कंट्रीज में, नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में तो है ही है। तो उस चीज को वैसे ही वो बढ़ रहा है। तो एज एन ऑब्जर्वर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा मेंबरशिप देना वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया 80% जो हमारी जनता है सार्क की, वो इंडिया की है जी। और दो हाथी एक खेमे में नहीं रह सकते, बिल्कुल उनको अलग अलग रहना पड़ेगा जी। तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर हमारी बातचीत होती है, उसमें चाइना का हिस्सा होता है एज एन ऑब्जर्वर फ्रॉम आउटसाइड, वो तो सही है, लेकिन उसको मेंबर बनाना वो सही बात नहीं होगी। और आपकी बात सही है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ताकि अगर चाइना इस खेमे में आ जाए तो उनको फायदा होगा, लेकिन वो बात सार्क के देशों के लिए और इंडिया के लिए वो सही नहीं होगा। बिल्कुल शिवशंकर जी, अब पते की बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो भारत के दबदबे को, जोर को कम करता दिखाई दे। भारत के पास क्या रास्ता है, किस तरीके से हम पाकिस्तान को उसके जूते में बिठा सकते हैं? क्योंकि दिक्कत यहां पर यह है कि हम चाहे जो भी कर लें, पाकिस्तान वही करता दिखाई देता है कम से कम जिससे हम चाहते हैं कि वो ना करे। हम आतंकवाद के मसले पर उसे अभी तक उसके रास्ते पर नहीं ला पाए हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। कम से कम ये पब्लिक परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये आम आदमी का परसेप्शन की बात आपके सामने रख रहा हूं। जी, आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें रेज की हैं। एक तो रहा पाकिस्तान का एटीट्यूड और पाकिस्तान का परफॉर्मेंस जी, और दूसरा आपने जो चीन का मुद्दा उठाया जी। दोनों का मैं सूक्ष्म में जवाब देता हूं। Pakistan does not want to scuttle SARC. Pakistan wants to use SARC to further its one point agenda. उनका जो one point agenda है कि भारत को मैक्सिमम हानि पहुंचाया जाए, भारत को अंडरमाइन किया जाए, भारत के खिलाफ काम किया जाए, उसको वो SARC यूज करना चाहता है। उसमें जो भी इनिशिएटिव्स इंडिया लेने को जो कुछ भी मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स हैं, उसको स्कटल करना, उसको सैबोटाज करना, उनका पहले से भी काम रहा है, इस बार भी रहा था जी। तीन जो एग्रीमेंट में उन्होंने ब्लॉक्स डाले हैं, एक्सेप्ट फॉर मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट, जहां मैं समझता हूं कि उनको कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जी, लेकिन बाकी जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है कंसिस्टेंटली यही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी जो लोग कहते हैं कि सार्क का पोटेंशियल रीच नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो खराब रिलेशंस है और पाकिस्तान का जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है, नेगेटिव एटीट्यूड है, उसी की वजह से नहीं हुआ, ये भी सही है जी। तो इसको लेके हमको सार्क को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने स्पीच में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सार्क अलाउज सब रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि अगर पाकिस्तान कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स ऐसे हो जिसमें दूसरे सार्क के कंट्रीज जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान उसको रोकना चाहती है, तो पाकिस्तान के बिना हम आगे चलेंगे। बिल्कुल। और वो सार्क के नीचे मैं आपसे बहुत आदर से क्षमा चाहूंगा शिवशंकर जी, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहूंगा। चर्चा का विषय हमारा वक्त दरअसल खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पाकिस्तान बार बार अड़ंगे अड़ा रहा है ताकि दक्षिण एशिया पूरी तरीके से आगे न बढ़ पाए, और इसे रोकने की जिम्मेदारी हम सबों की है, खास करके भारत की है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और खबरों के साथ।